Hello students, this is your English teacher Anuradha Dubey and I am back with explanation of chapter number 4 from class 11th textbook reader Hornbill. The name of the chapter is Landscape of the Soul and it has been written by Nathalie Troveroy. ये जो चैप्टर है ये लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में बात करता है. लैंडस्केप कहते हैं उस पूरे व्यू को, माउंटेन्स, रिवर्स, हाउसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, उस सारे व्यू को जिसे जनरली एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में जगह देता है. और यहाँ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट अकॉर्डिंग टू different cultures what is the true spirit of a painting. इस चैप्टर की जो ऑथर है नथेली ट्रोवरॉय, वो एक हिस्टोरियन है who suddenly came into limelight because of a translation of a novel called City of Jinns. वो एक बेल्जियन एम्बेसडर की वाइफ है and along with her husband she has traveled a number of cities in India. उनके पास बेल्जियम यूनिवर्सिटी से एक आर्ट और आर्कियोलॉजी की डिग्री भी है और उनकी प्लानिंग है कि आगे चल के वो दिल्ली आर्किटेक्चर के बारे में, जामा मस्जिद, चांदनी चौक वगैरह के बारे में एक बुक लिखेंगी. तो ये चैप्टर शुरू होता है 8th सेंचुरी के एक पेंटर वू दाउजी की स्टोरी से. वू दाउजी 8th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस पेंटर था जिसको तांग एम्परर जुआंगजोंग ने अपने पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा. उस पेंटर ने अपनी पेंटिंग बनाई और उसको एक पर्दे में छिपा दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ एम्परर ही उसको देख सके. उस एम्परर ने उस ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखा और उसको बहुत सराहा. उसने उसमें कई सारे फॉरेस्ट डिस्कवर किए जो उस पेंटिंग में बने हुए थे. ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स थे जो लंबे से आसमान में घूम रहे थे, लोग थे जो पहाड़ों पर ट्रेवल कर रहे थे और चिड़ियां थी जो ऊंचे आसमान में उड़ रही थी. इन सारी चीजों को उस पेंटिंग से उस एम्परर ने देखा और उनको अप्रिशिएट किया. उसके बाद पेंटर ने बड़े ही सम्मान के साथ राजा से कहा कि एक मिस्ट्री है जो मैं बताता हूं. ये जो केव आपको दिख रही है इन द पेंटिंग, जो माउंटेन के नीचे जो केव है, इसमें एक स्पिरिट रहती है. चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं. पेंटर ने हाथों से ताली बजाई और उस एंट्रेंस जो थी उस केव की वो खुल गई. पेंटर ने कहा कि इस केव के अंदर का सीन बहुत ज्यादा स्प्लेंडेड है और चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं. ऐसा कह के पेंटर उस केव में एंटर कर गया, लेकिन उसके एंटर करने के बाद उसकी एंट्रेंस जो थी वो बंद हो गई. द एम्परर वॉज शॉक्ड. वो हैरान रह गया क्योंकि इससे पहले कि वो कुछ बोल सकता या कुछ कर सकता, वो पेंटिंग उस वॉल से गायब हो गई. वो दाऊजी के लगाए हुए ब्रशेस में से उसमें एक कलर का तिनका भी नहीं था जो उस पर छूट जाता. वो दैट पेंटिंग वॉज कंप्लीटली वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल और उसके बाद उस पेंटर को भी कभी भी इस दुनिया में नहीं देखा गया. ये उसकी लास्ट पेंटिंग थी जो कि वहां से गायब हो गई. चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में इस तरीके की क्लासिकल टेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. जो महान दार्शनिक हैं कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, उनकी बुक्स तो ऐसी स्टोरीज से भरे हुए हैं. जो टीचर्स हुआ करते थे, जो फिलोसोफर्स हुआ करते थे, वो इन स्टोरीज को अपने डिसिपल्स को, अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए यूज करते थे. अगर इसके अलावा जो दूसरा जो उद्देश्य है इन कहानियों का, वो है एक आर्ट के ट्रू स्पिरिट को समझना, जिसे हम एक और कहानी से समझ सकते हैं. एक और कहानी है, एक चाइनीज स्टोरी है जिस एक और पेंटर की. उस पेंटर ने एक ड्रैगन को पेंट किया था, लेकिन उसने कभी भी उस ड्रैगन के आईज पेंट नहीं किए क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उस ड्रैगन के आईज बना दिए तो वो ड्रैगन उस पेंटिंग से हमेशा के लिए उड़ जाएगा. एक स्टोरी है 15th सेंचुरी में एंटवर्प में एक बहुत ही स्किल्ड ब्लैकस्मिथ हुआ करता था जिसका नाम क्विंटन मैक्सिस था. इस क्विंटन मैक्सिस को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे सन इन लॉ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक ब्लैकस्मिथ था. तो एक दिन क्विंटन जो है वो चुपके से उसके पिता के स्टूडियो में घुस गया
और उसने जो उसका सबसे लेटेस्ट पेंटिंग था उस पर एक फ्लाई ड्रॉ कर दी। उसने इस फ्लाई को इतने डेलिकेट रियलिज्म के साथ पेंट किया, यानी वो इट वाज लुकिंग सच अ रियल वन कि उस पेंटर ने उसको उड़ाने की कोशिश की, उसको इतना रियल लगा। और इसके बाद उस पेंटर को अपनी पूरे मामले का रियलाइजेशन हुआ और उसने तुरंत क्विंटन को अपने अप्रेंटिस, अपने असिस्टेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। क्विंटन मैथ्यूस को मौका मिला अपनी बिलवेड से शादी करने का और आगे चल के यूरोप के एक बहुत बड़े पेंटर के रूप में वो फेमस हुआ। ये जो दो स्टोरीज हैं, एक चाइना से एक फ्लैंडर्स से, ये दोनों इलस्ट्रेट करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। जो बेसिक एसेंस है, जो स्पिरिट है एक आर्ट की, वो कहाँ लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरोप की जो आर्ट को लें, जो क्विंटन मैथ्यूस की कहानी थी, उसके अकॉर्डिंग द एम ऑफ यूरोपियन आर्ट इज टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। एक ऐसी लाइकनेस जिसमें इतनी समानता हो कि लोगों को इल्यूजन क्रिएट हो जाए। जैसे मक्खी उसने इतने ऐसे क्रिएट की थी कि पेंटर को इल्यूजन हो गया था कि ये एक रियल वन है। इसी तरीके से अगर हम चाइनीज पेंटिंग की बात करें तो चाइनीज जो एम्परर था उसने बनवाया तो था, उस पेंटिंग को बनवाया तो था, लेकिन उस पेंटिंग की एसेंस और उसकी स्पिरिट को देखने का सही आइडिया सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिस्ट के पास था जिसने उसे क्रिएट किया था। तो चाइनीज आर्ट जो है उसमें आर्टिस्ट समझता है कि जो बेसिक एसेंस और बेसिक स्पिरिट है आर्ट का वो क्या है। चाइनीज आर्ट जो है वो एक इनर लाइफ और एक इनर स्पिरिट की बात करती है। यूरोपियन आर्ट की तरह एक इल्यूजन क्रिएट करने की उद्देश्य इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। चाइनीज स्टोरी में एम्परर कमीशन करता है और पेंटिंग को बनवाता है, और जब वो उसको देखता है तो सिर्फ उसके आउटर अपीयरेंसेस को अप्रिशिएट करता है, लेकिन आर्टिस्ट उसे रिवील करता है कि उस वर्क का मीनिंग क्या है और कहाँ लाई करता है। तो एम्परर का अपनी टेरिटरी पे जिसको उसने जीत रखा है, जिस पर उसका अधिकार है, उसे तो वो उस पर तो उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो रियल मीनिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट को पता होता है। इसीलिए तो वो कहता है लेट मी शो द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। तो ये जो दाओ, ये जो शब्द आता है दाओ, इसका मतलब होता है बोथ द पाथ और द मेथड। तो ये जो मिस्टीरियस वर्क था वो गायब हो गया था। उस जो आर्टिस्ट था वो अपने रीच कर चुका था अपने गोल तक, और बिना किसी मटेरियल अपीयरेंस के वो इस दुनिया से गायब हो गया। वेस्टर्न पेंटिंग एक एक्चुअल व्यू को रिप्रेजेंट करती है। जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वो देखने वाले को अपनी पेंटिंग को एक स्पेसिफिक एंगल से देखना चाहते हैं, जैसा उन्होंने खुद देखा था। यानी वो चाहते हैं कि एक पेंटिंग को दर्शक उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए को ध्यान में रख के उस पेंटर ने उसे ड्रॉ किया है। जबकि चाइनीज पेंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइनीज पेंटर कहता है कि आप ये जो लैंडस्केप है, जो चाइनीज पेंटर जो है उसने जो क्रिएट किया है उस लैंडस्केप को, वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल नहीं होता, तो उस पर कोई सिंगल व्यू पॉइंट तो अप्लाई ही नहीं कर सकता। ठीक, तो his landscape is not the real one and one can enter it from any point and travel in it as leisurely moment। लैंडस्केप आपके सामने है, आप किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट से उसमें एंटर कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो दर्शक है, जो देखने वाला है, जो उसको अप्रिशिएट करने वाला है, जो डिमांड कर रहा है उस वर्क ऑफ आर्ट को, वो किसी भी एंगल से किसी भी नजरिए से उसे ऑब्जर्व कर सकता है और उससे आनंद प्राप्त कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रोल के केस में ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। यहाँ जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेंटिंग होती है तो उसको वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी खुल सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ भी जा सकती है। कोई भी जो पेंटिंग है वो कभी भी उसे ना तो हम पूरे तरीके से हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं और ना ही पूरे तरीके से उसे वर्टिकली देख सकते हैं। अगर आपको फिजिकली और मेंटली उसको ऑब्जर्वेशन करना है उस पेंटिंग का, तो आपको इसे हॉरिजॉन्टली भी देखना पड़ेगा और
वर्टिकली भी देखना पड़ेगा, तभी आप एक एंटायरली कंप्लीट सेंस में उस पेंटिंग को देख पाएंगे। तो वेस्टर्न पेंटिंग जो है वो एक डेकोरेटिव पेंटिंग होती है, जबकि जो चाइनीज पेंटिंग होती है उसमें एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है, एक स्पिरिचुअल स्पेस होता है, और पोइट जो है वो इट कीप्स द व्यूअर फ्री कि आप जैसे चाहें उसे पेंटिंग को देख सकते हैं उसको। इसके साथ ही इसमें एक डायमेंशन ऑफ टाइम भी जुड़ा होता है। इस एक चाइनीज पेंटिंग को देखने के लिए एक व्यूअर का एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होता है। ये पार्टिसिपेशन फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, यानी इंसान अपनी आंखों से भी उसको देख सकता है और जो उसे समझ में आता है वो समझ सकता है, और कई बार वो मेंटली भी इसको समझने की कोशिश कर सकता है। यूरोपियन पेंटर चाहता है कि दर्शक उसकी आंख उधार ले ले। आंख उधार लेने का मतलब है कि वो कोई अपना नजरिया, अपना ब्रेन, अपनी आंखें उस पर अप्लाई ना करे, जैसा यूरोपियन पेंटर ने उसको ड्रॉ किया है, एंड वट एवर वॉज इन हिज माइंड वाइल ड्राफ्टिंग एंड वाइल पेंटिंग दैट लैंडस्केप, द व्यूअर शुड ऑल्सो सी इट फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन चाइनीज पेंटर उसको ऐसा नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि व्यूअर उस पेंटर के माइंड में एंटर करे और एंटर करके ये समझने की कोशिश करे कि क्या चल रहा होगा जब वो पेंटर उस लैंडस्केप को ड्राफ्ट कर रहा था। तो इस तरीके से जो चाइनीज लैंडस्केप होता है वो एक इनर वन होता है। उसको सिर्फ वहीं तक नहीं होता कि उस लैंडस्केप पर क्या क्या बना हुआ है, सिर्फ वहीं तक नहीं होता है, ये एक स्पिरिचुअल होता है, एक कंसेप्चुअल स्पेस होता है। जैसे वू दाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी, वो कहता है कि इसके अंदर इस माउंटेन के नीचे एक गुफा है। तो ये इनर चीज हो गई जिसका आइडिया सिर्फ उसी को था। वो कहता है वहां पर एक स्पिरिट रहती है, तो स्पिरिट रहती है इसका अंदाजा भी उसी को था, वो स्पिरिचुअलिटी का अंदाजा उसी को था। और जब वो अंदर जाता है तो वहां पर वो डिसअपियर हो जाता है, तो उसके अंदर एक कंसेप्चुअल स्पेस है। इट वॉज ऑल्सो द आइडिया ऑफ द पोइट ओनली। तो उसके साथ ही था, राजा तो सिर्फ उसको समझने की कोशिश ही कर सकता था। और इसी जो नोशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको शेंशुई के थ्योरी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। शेंशुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। ये माउंटेन और वाटर जो है दे टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप जो होता है ये दोनों एलिमेंट से मिलके ही बनता है। यांग जिसे माउंटेन कहते हैं और यिन इसको वाटर कहते हैं। और इंटरेक्शन जब होता है यिन और यांग के बीच में, यिन जो कि रिसेप्टिव पार्ट है, फेमिनाइन पार्ट है, और यांग जो कि मैस्कुलिन पार्ट है, स्टिफ है, रिजिड है, ड्राई है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दाओइज्म। लेकिन इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए एक तीसरा एलिमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज द वैक्यूम प्लेस इन मिडिल ऑफ बोथ ऑफ देम। उन दोनों के बीच की जो खाली जगह होती है वो भी उतनी ही जरूरी होती है जहां पर इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन को होने के लिए उनके बीच एक खाली जगह तो चाहिए ही, लेकिन जनरली इसको ओवरलुक कर दिया जाता है, इस पर ध्यान नहीं जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि यौगिक प्रैक्टिसेस में प्राणायाम को लेते हैं, जिसमें इंसान ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है, लेकिन उस ब्रीद इन और ब्रीद आउट के प्रोसेस के बीच में देयर इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रिटेंशन, because before breathing out one is supposed to retain for a while। और ये माना जाता है कि ये जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ होता है, उस बीच के स्पेस का जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ होता है, वही वो टाइम होता है जिसमें वास्तविक मेडिटेशन जो है वो होता है। इसीलिए जो बीच की किसी भी पेंटिंग में उसमें दिखाए हुए ऑब्जेक्ट्स के अलावा उसके बीच के जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितना कि उसमें दिखाई हुई चीजों की। So nothing is possible without this open and vacuum space between these two elements। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि चाइनीज लैंडस्केप में भी ये जो बीच का वाइट अनपेंटेड स्पेस है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, और यही वो जगह भी होती है जहां पर इंसान का एक फंडामेंटल रोल आ जाता है, क्योंकि
हेवन और अर्थ के बीच में ही तो इंसान का एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर उसका अपना खुद का स्पेस है। तो इस तरीके से इंसान इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, द अपर वन, द हायर वन दैट इज हेवन एंड द लोअर वन दैट इज अर्थ, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का साधन जो है वो इंसान बनता है, और इस तरीके से वो यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में कम्युनिकेट कराता है। उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं जिनका नाम है फ्रैंकिस शेंक्स, उन्होंने इंसान को आईज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा है। इस चैप्टर के साथ एक आर्टिकल भी जुड़ा हुआ है, द आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड बाय बृंदा सूरी इन हिंदुस्तान टाइम्स dated 28 August 2005 and the title of this article was Getting Inside Outsider Art। तो आउटसाइडर आर्ट क्या है? आउटसाइडर आर्ट उन आर्टिस्ट्स की आर्ट है जो सेल्फ टॉट हैं, जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म की नहीं ली है, जो मेन स्ट्रीम आर्ट वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, किसी आर्ट इंस्टीट्यूशन का पार्ट कभी नहीं रहे, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस द वर्क आर रिवील्ड टू द वर्ल्ड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द आर्टिस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अप टू दैट एक्सटेंट कि ये दुनिया में पॉपुलर हो जाता। तो मौत हो जाने के बाद आर्टिस्ट की कई बार ये चीजें दुनिया के सामने आई हैं। अब हम सवाल उठता है कि आर्ट ब्रूट होता क्या है? तो अगर हम एक लिटरल इंटरप्रिटेशन लें तो द वर्ड आर्ट ब्रूट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड इट मीन्स रॉ आर्ट। रॉ मीन्स कच्चा, समथिंग दैट हैज नॉट अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, जो पका नहीं है। तो यहाँ किसी आर्टवर्क की अगर बात की जाए तो उसकी मैच्योरिटी होती है आर्ट स्कूल्स में, गैलरीज में और म्यूजियम्स में। और आउटसाइडर आर्ट में हम उन आर्ट वर्क्स की बात करते हैं जो कभी किसी आर्ट स्कूल में नहीं सीखे गए, सिखाए नहीं गए, कभी किसी गैलरी में और म्यूजियम में डिस्प्ले पर नहीं रखे गए। वही जो आर्ट वर्क्स हैं उन्हीं को हम आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट कहते हैं। This particular type of work is the creation of those artists who can't claim or those who have no rights to be artists, जिनको जनरल सेंस में हम कहते हैं कि इन्हें कलाकार कहलाने का कोई हक ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं ली। इसके बावजूद भी these people have exceptional talent and artistic insight, और बड़े ही अनकन्वेंशनल तरीके से वो अपने आर्ट वर्क को ना केवल एक्सप्लोर करते हैं बल्कि दुनिया के सामने रख के वो दुनिया को चौंका भी देते हैं। 1940 में जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट ने आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट दिया था, आर्ट ब्रूट जो कि अनट्रेन्ड विजनरीज के बारे में थी, तब ये शुरू में उतना पॉपुलर नहीं था, लोगों ने उसको उतना अप्रूव नहीं किया, लेकिन आज ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80 ईयर ओल्ड नेकचंद जो हैं वो आज भारत में आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। उन्होंने स्टोन्स को और रिसाइकल्ड मटेरियल को स्कल्प्ट करके एक पूरे गार्डन को तैयार किया है जिसे आज पूरी दुनिया चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में जानती है। उनके जो आर्ट है उसे रिकॉग्नाइज किया गया है एक ऐसे आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी के रूप में। उनकी जो आर्ट है, जब आप रॉक गार्डन जाएंगे और देखेंगे, उनकी आर्ट एक सबूत है कि अगर एक सिंगल आदमी भी अगर अपने सपनों को सच करने की ठान ले तो वो कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस जो है वो दुनिया में क्रिएट कर सकता है। नेकचंद सैनी जो कि एक सेल्फ टॉट इंडियन आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने कहीं से आर्ट और पेंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उन्होंने खुद अकेले अपने दम पे रॉक गार्डन चंडीगढ़ को तैयार किया है। और ये गार्डन उन्होंने 80 एकड़ के जंगल को साफ करके चंडीगढ़ शहर में बनाया है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को नेकचंद के रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके क्रिएटर जो फाउंडर जो हैं वो नेकचंद हैं, जो पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और उन्होंने
चुपचाप 1957 में इस गार्डन को क्लीन करना शुरू किया और उसके बाद कंप्लीटली इंडस्ट्रियल होम वेस्ट और डिस्कार्टेड आइटम्स जो होते हैं, जो चीजें जो घरों में फेंक दी जाती हैं, उन चीजों से स्कल्पचर्स तैयार किए और उन चीजों को स्टैब्लिश करके रॉक गार्डन को स्टैब्लिश किया। नेकचंद को अपने इस वर्क के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने आर्ट कंट्रीब्यूशन के लिए न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अप्रिशिएट किया गया है। एक लंदन बेस्ड मैगजीन है जिसका नाम रॉ विजन है, उसने अपने 50th एनिवर्सरी पर अपने इशू पर नेकचंद के रॉक गार्डन को फीचर किया, नेकचंद को फीचर किया और उनके गार्डन में एक स्पेसिफिक आर्ट वर्क है जिसको वुमेन बाय द वाटरफॉल कहते हैं, उसको भी फीचर किया है। लेकिन नेकचंद का खुद का ये मानना है कि सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्राइजेस जो हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब मैं लोगों को अपने गार्डन में घूमते हुए, अपने आर्ट वर्क्स को देखते हुए और उनको एंजॉय करते हुए देखता हूं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा अवार्ड है और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी है। नेकचंद का मानना था कि हर पत्थर में आत्मा है, पत्थर देवी देवताओं की तरह होते हैं और उनमें जान होती है। तो इससे यू कैन अंडरस्टैंड द विजन ऑफ दिस ग्रेट वर्शिपर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। और उनके गार्डन की अगर हम बात करें तो टिन से लेके, सिंक से लेके, टूटी हुई कार, प्लास्टिक, कोई भी चीज मटेरियल ऑफ आर्ट हो सकती है और उसे आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ऐसे ऐसे आर्टिफैक्ट्स आपको वहां मिलेंगे, ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स मिलेंगे कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उनका ऐसा यूज भी हो सकता है। आप गार्डन में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कंक्रीट है, स्टील के ड्रम है, लाइट के स्विच हैं, टूटे हुए बाथरूम के सिंक हैं, टेराकोटा का स्क्रैप है और टूटे हुए साइकिल के फ्रेम्स हैं। इन सारी चीजों को यूज करके वैरायटी ऑफ एग्जिबिट्स हैव बीन पुट देयर फॉर डिस्प्ले। लेकिन इस पूरे गार्डन का हाईलाइट एक ग्रुप ऑफ डांसिंग गर्ल्स है जिसको उन्होंने ग्लास बैंगल से तैयार किया है, कांच की चूड़ियों से उनको तैयार किया गया है और साथ ही रस्सियों का एक झूले वाला जो स्कल्पचर है वो भी यहाँ पर बहुत ही आकर्षित करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रोजमर्रा का जो वेस्ट है उसको यूज करके नेकचंद ने इस धरती पर अपना खुद का पैराडाइज क्रिएट किया है और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है to understand the future and scope of art brute and outsider art in the world. So this was the end of the chapter and let's now move on to the NCERT questions. And the first question is contrast the Chinese view of art with the European view with examples. तो दो स्टोरीज यहाँ दी हुई हैं समझने के लिए कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या है और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है। जो वू दाउजी की स्टोरी है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो चाइनीज आर्ट है उसका लैंडस्केप वर्चुअल होता है, कंसेप्चुअल होता है और पेंटर को खुद ही पता होता है कि इसके अंदर की मिस्ट्री क्या है। जबकि जो यूरोपियन आर्ट होती है उसका वो एक इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस डिमांड करती है अपनी पेंटिंग में। जैसे क्विंटन मैथ्स जो है वो एक बड़े ही डेलिकेट रियलिज्म के साथ एक फ्लाई ड्रॉ करता है और कंफ्यूज कर देता है अपने वुड बी फादर इन लॉ को एंड ही इम्प्रेसेस हिम। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। आप दोनों की थ्योरी को एक्सप्लेन कर देंगे और दोनों को स्टोरीज की हेल्प से इलैबोरेट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी क्या है वो समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंचुरी मीन्स माउंटेन वाटर। तो the world, the universe is made of two elements, that is mountain and water. Mountain is the masculine part जिसे yang भी कहते हैं, water is the receptive and feminine part जिसको कि yin भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है that is essential to understand the Taoist view of the universe। इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन से ही वर्ल्ड व्यू बनता है और यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस जो है वो एंश्योर होता है। तो ये दिया हुआ है एज इट इज आपके
टेक्स्ट बुक में उसको आप एज इट इज कवर कर लेंगे और लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट। ये तीनों ही जो वर्ड्स हैं, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, इन तीनों का एक ही मीनिंग है। This is the art of the artists who are self-taught, who are not trained in some art schools, colleges, or their works are not put to display in museums or libraries. उनको कहीं भी उनके वर्क को एक्सप्लोर नहीं किया गया है, एग्जिबिट नहीं किया गया है, क्योंकि ये वो अनट्यूटर्ड जीनियस हैं जिन्होंने कहीं से भी आर्ट की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट दे डिस्प्ले एन आर्टिस्टिक इंसाइट। उनके अंदर एक ऐसी वो इंसाइट होती है, एक आर्टिस्टिक इंसाइट होती है जिससे वो पारंपरिक तरीके के विपरीत एक ऐसे आर्ट फॉर्म दुनिया को दिखाते हैं जिनको देख के दुनिया भी सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद है हु वाज द अनट्यूटर्ड जीनियस who created a paradise and what is the nature of the contribution to art. Here you will have to write a short note about नेकचंद। तो ये जो untutored genius की बात हो रही है जो पैराडाइज बना रहा था, this was Mr. नेकचंद who has created who cleaned 80 acres of forest area in Chandigarh and then converted it into a garden, exhibit variety of sculptures that are made of discarded material, जिनको की घरों में फेंक दिया जाता है, टूटे फूटे आइटम्स, प्लास्टिक्स, आयरन, साइकिल फ्रेम्स, कार स्क्रैप्स, इन सारी चीजों को यूज करके उन्होंने यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए हैं और इस तरीके से उन्होंने खुद का पैराडाइज क्रिएट किया है और कंट्रीब्यूशन दिया है इस आउटसाइडर आर्ट को। इसके बाद टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्क्वर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। द स्टेटमेंट हैज बीन मेड इन रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ वू दाउजी, जहां वू दाउजी ने पेंटिंग बनाई है जो कि कमीशन की गई है एम्परर के द्वारा। लेकिन जब एम्परर उसको देखता है तो ही इज एबल टू अप्रिशिएट ओनली द आउटर अपीयरेंस, द आउटर ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, बट the painter has the insight and he says that let me show you the way because there is a cave under the mountain and inside the cave there lives a spirit। और वो कहता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। वो ताली बजाता है, दरवाजा खुलता है केव का और वो उसके अंदर जाके गायब हो जाता है। कहने का ये मतलब है कि एम्परर जो कि एक फिजिकल पावर का सिंबल है, उसकी फिजिकल पावर लिमिटेड हो सकती है उस टेरिटरी तक जिस पर कि उसका अधिकार है, जिसको उसने जीता है, लेकिन एक जो अंदर का सीक्रेट होता है, जो इंसाइट होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज नोन टू द पेंटर ओनली। वो तो आर्टिस्ट को ही पता होता है, बिकॉज ओनली द आर्टिस्ट नोज व्हाट वाज इन हिज माइंड व्हेन ही वाज क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर पेंटिंग और अ वर्क ऑफ आर्ट। Next question is, the landscape is an inner one, a spiritual and a conceptual space. This is again said in reference to Chinese painting. तो वो कहते हैं कि लैंडस्केप जो होता है वो इनर होता है, स्पिरिचुअल होता है और कंसेप्चुअल होता है। इसे जो ऑथर है वो कहती है कि जब आप किसी पेंटिंग को देखना शुरू करते हैं तो यू आर फ्री टू ट्रैवल इन दैट पेंटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एंगल दैट अपील्स यू। आप उसे हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं, वर्टिकली देख सकते हैं, आप किसी भी तरीके पॉइंट से एंटर करके उस पूरी पेंटिंग में ट्रैवल कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन numerous views to observe and perceive that painting। आप किसी भी नजरिए से उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो लैंडस्केप है, वो कॉन्क्रीट नहीं है। कॉन्क्रीट होता तो फिर एक फिक्स रहता, आपको भी उसे ऐसे ही देखना होता जैसे उसे पेंटर ने बनाया। लेकिन ये लैंडस्केप एक इनर है, जिसके अंदर एक सोल है, एक स्पिरिट है, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने वेरियस डिफरेंसेस के को फॉलो करते हुए अलग अलग तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दिस आंसर यू कैन टेक फ्रॉम
Page number 35, the last paragraph, you can take the paragraph as it is as your answer. So this was the end of this chapter. Now I hope you have understood this chapter very well and you will be able to score marks out of it. And with this, I will take an adieu and we will meet in the next video. Thank you.